को भी हल करेंगे। तो ये देखते जाइए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर जितने 13 तक के क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में बताया है, उसको आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचे हैं, 14 को हल करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अनूप और सुमित फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे 31 दिसंबर 2006 को फर्म के समापन का निर्णय लेते हैं जब चिट्ठा निम्न है। ठीक है, 2 साझेदार हैं अनूप और सुमित, इनको ध्यान में रखना है आपको। ठीक, अब देखिए 31 दिसंबर 2006 को अनूप और सुमित का चिट्ठा, यहाँ पे दायित्व पक्ष में विविध दायित्व दिए हुए हैं और परिसंपत्तियाँ मतलब संपत्ति पक्ष में इन सारे चीज़ें दी गई है। तो विविध लेनदार, संचय कोष, ऋण, पूंजी, अनूप और सुमित, ये सब दिए हुए हैं। उसके बाद इधर देखिए हस्तस्थ रोकड़, विविध देनदार, संयंत्र, स्टॉक, पट्टाधिकृत भूमि और पट्टाकृत भूमि और क्या है फर्नीचर, ये सब है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सबसे पहले वसूली खाता बनाएंगे और वसूली खाता के पश्चात साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ उसके बाद आगे के देखिए, परिसंपत्तियों से वसूली निम्न है। जो भी संपत्तियां थी जिनको हमने वसूली खाता में डाला था उनसे जो है निम्न प्रकार की राशि प्राप्त हुई। पट्टाकृत भूमि से हमको 72,000 रुपये राशि प्राप्त हुई, फर्नीचर से 22,500 की राशि प्राप्त हुई और स्टॉक से हमको 40,500 रुपये की राशि प्राप्त हुई, संयंत्र से 48,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई और विविध देनदार से 10,500 रुपये की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, ये सारे जो है हमारे संपत्तियां, इन संपत्तियों को जो है हमने विक्रय किया तो उससे जो है ये इस प्रकार की राशि हमको प्राप्त हुई है। नीचे में और दिया हुआ है, लेनदारों को 25,500 रुपये का भुगतान पूर्ण निपटारे के लिए किया गया। लेनदारों को 25,500 रुपये का भुगतान किया गया पूर्ण निपटारे के लिए, मतलब पूरे रूप से जो है पूर्ण भुगतान जिसको बोला जाता है वो किया गया। वसूली व्ययों की राशि 2500 रुपये है। जो भी वसूली किए हैं उसके लिए 25 रुपये व्यय किया गया है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, बैंक खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाता तैयार करें। तो हम जो है इसमें वसूली खाता बनाएंगे, बैंक खाता बनाएंगे और साझेदारों के पूंजी खाता तैयार करेंगे। तो सबसे पहले वसूली खाता को देखते हैं। यहाँ पर देखिए वसूली खाता हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, विवरण राशि। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वसूली खाते के विकलन पक्ष में हम जो है विविध संपत्तियों को डालते हैं। यहाँ पर DR और CR लिखना मैं भूल गया हूँ, आप DR और CR लिख लीजिएगा। ठीक है, विविध संपत्तियाँ, वसूली खाता कैसे होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। वसूली खाते, ये देखिए वसूली खाते का नमूना है। इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट पक्ष में जितने भी संपत्तियाँ उसको डालते हैं और क्रेडिट पक्ष में जितने भी दायित्व हैं उनको डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देनदार, प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर, प्राप्य बिल, ख्याति, विनियोग, स्टॉक आदि इन सबको डाला जाता है। संपत्ति जितने भी हैं उनको, रोकड़ को छोड़ दिया जाता है, रोकड़ को छोड़ करके बाकी से इसको डालते हैं। विविध दायित्व में लेनदार, विनियोग, उच्चावचन कोष, देय बिल, भवन कोष और डूबत ऋण के लिए संचय, इन सबको। फिर स्टॉक के लिए ये ऐसा किया जाता है। उसके बाद जो भी वसूली होता है, जो भी वसूली का व्यय है, उस वसूली के व्यय को रोकड़ खाता करके पेमेंट किया जाता है या फिर बैंक खाता करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रारूप पुस्तक में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। हमको सीधे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 को हल कर रहे हैं। यहाँ पर विविध संपत्तियाँ हमने डाल दिया, जितने भी है विविध देनदार, संयंत्र, स्टॉक, पट्टाधिकृत, फर्नीचर, भूमि और फर्नीचर, इन सब को डाल करके हमने उसका पूर्ण रेट यहाँ पे लिख दिया 1,86,000। कहाँ से लिया, तो ये देखिए विविध जो है परिसंपत्ति में हस्तस्थ रोकड़ को, इसको बस छोड़ना है हमको। हस्तस्थ रोकड़ को छोड़कर विविध देनदार, संयंत्र, स्टॉक, पट्टाकृत भूमि और फर्नीचर, इन सब को पांचों को डाल दिया है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सब की राशि को जोड़ा है और इन सब की राशि को जोड़ करके यहाँ पर हमने 1,86,000 लिख दिया। उसी प्रकार इस पक्ष को देखेंगे। इस पक्ष में विविध लेनदार और संचय कोष, ऋण, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो हम इसमें केवल
किसको डालेंगे, विविध लेनदार को डाल देंगे। हमने यहाँ पे देखिए विविध लेनदार करके लिख दिया, ये दायित्व है 27,000। और ऋण को भी हमको डालना है। ऋण कितना है, 4,000 रुपये का। यहाँ पे ऋण दिया हुआ है कितने का, 40,000 रुपये का। सॉरी 4,000 लिख दिए हैं यहाँ पे, हाँ 40,000 है। कितने का है, 40,000 का। 40,000 का जो है हमारा ऋण है। तो इन दोनों को हमने लिखा और यहाँ पर कितना हो गया, 67,000 रुपये हो गया। क्लियर हो गया। अब इसमें पूछेंगे कि इसमें संचय कोष को क्यों नहीं डाले, या पूंजी को अनूप को, सुमित को। तो ये जो है ये तो साझेदार है, साझेदारों के जो पूंजी है इसको हम नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे। संचय कोष को जो है बंटवारा किया जाता है, बंटवारा आगे करेंगे, हम बताएंगे उसको। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में संपत्ति और लेन दायित्व को डाल दिए। उसके बाद हम लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाता से करके लिख देंगे, रोकड़ या बैंक खाता से जो भी दायित्व है उसको भुगतान करने पर। दायित्व क्या क्या है, तो दायित्व में हमारा ये लेनदार है 27,000 का, इसको भी देना है हमको लेनदार। वसूली व्यय, प्रश्न में दिया हुआ है वसूली व्यय 25,500 रुपये लेनदार को दिए। वसूली व्यय कितना, 2,500 रुपया। इन दोनों को हमको भुगतान करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देखिए लेनदार 25,500, वसूली व्यय 2,500 रुपये हो गया। और एक और है ऋण है, ऋण भी है दायित्व पक्ष में। यहाँ पर देखिए ऋण 40,000 का, तो 40,000 का ऋण का भी भुगतान करेंगे। तो रोकड़ या बैंक खाता से करके करते हैं, या तो रोकड़ के माध्यम से करेंगे या हम बैंक के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो लेनदार, वसूली व्यय, ऋण खाता, इन तीनों को जोड़ करके हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जिस संपत्ति को विक्रय की, यहाँ पर हमने विविध संपत्तियां करके डाल दिया है। अब इन संपत्तियों को विक्रय करेंगे तो क्या होगा, रोकड़ प्राप्त होगा या फिर हमारे बैंक में राशि जमा होगी। तो हम लिख देते हैं रोकड़ या बैंक खाता करके लिखते हैं, रोकड़ या बैंक खाता को, ठीक है, या रोकड़ या बैंक करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया, पट्टाकृत भूमि, पट्टाकृत भूमि से 72,000 यहाँ पर से हमने लिया। ये पट्टाकृत भूमि 72,000, फर्नीचर 22,500, स्टॉक 40,500, संयंत्र 48,000 और विविध देनदार 10,500। इन सब को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इन सब को लिख करके हमने जोड़ दिया, तो 1,93,500 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों पक्ष को हम क्या करेंगे, अब योग लगाएंगे। तो यहाँ पे 67,000, 1,93,500, 2,60,500 हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार जो इस पक्ष को भी आपको जोड़ना है, इस पक्ष को जोड़ेंगे तो हो रहा है 1,86,000, 68,000, तो ये हो गया 2,54,000। तो जिस पक्ष का योग ज़्यादा रहता है उस पक्ष के योग को दोनों पक्षों में लिखते हैं। तो 2,60,000 जो है दोनों मतलब ज़्यादा है, इस पक्ष का योग ज़्यादा है, तो इस पक्ष के योग को 2,60,000 को इधर भी लिख दिया और इस पक्ष में भी लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़े हैं 1,86,000 और 68,000 को, तो हमारा कितना हो गया, 2,54,000। तो इधर का राशि कम है, इधर का राशि कम है, इधर का राशि ज़्यादा है। तो 2,60,000 में 2,54,000 को माइनस कर दिए तो आ गया 6,000। इस 6,000 को हम, ये 6,000 क्या है, तो ये 6,000 अगर विकलन शेष है तो हानि होगा, और इधर समाकलन शेष आ रहा है, मतलब समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा हो रहा है और उसका शेष को हम विकलन पक्ष में ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लाभ करके ये लिख दिया है, लाभ करके लिखा है साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी खाता से करके अनूप और सुमित। तो अनूप और सुमित को दोनों को जो है प्रश्नानुसार जैसा बोला गया उसके हिसाब से लाभ का वितरण करेंगे। तो लाभ का वितरण प्रश्न में ये दिया हुआ है कि लाभ का वितरण हमको कैसे करना है। प्रश्न में दिया कि अनूप और सुमित फर्म में बराबर के साझेदार, बराबर के साझेदार मतलब दोनों को जो लाभ मिलेगा वो भी बराबर बराबर मिलेगा। इसलिए हमने जो है 6,500 को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये आ गया 3,250, 3,250। इसलिए अनूप को भी और सुमित को दोनों को बराबर बराबर भाग मिला है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने साझेदारों में लाभ का वितरण बराबर अनुपात में प्रश्नानुसार करना है। तो अनूप मतलब 6,000 गुणित 1/2, सॉरी 6,500 है ना, 3,000 कर दिया, यहाँ पर 6,500। तो हम जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3,250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,250। गलती हो गई लिखने में, यहाँ पर भी 3,250। आप एक बार करके भी देख ले सकते हैं, 3,250 आ जाएगा। 6,500 भागित 2 कर लीजिएगा, ठीक है। 3 2 दिया 6 और यहाँ पर 5 है तो 2 दूने 4, फिर लिख देंगे कितना, 2 पंचे 10। इस प्रकार से कटाते जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14 नंबर का वसूली खाता किस प्रकार से बनाना है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, संपत्तियों और दायित्वों को
वसूली खाते के अंतर्गत लिख देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद वह संपत्तियों के विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होती है उसको इस समाकलन पक्ष में लिखते हैं, और दायित्वों को जो भुगतान करना है उसको हम विकलन पक्ष में लिखते हैं। दायित्व में लेनदार और ऋण और एक है वसूली व्यय, इन तीनों को भुगतान कर दिए। वह भुगतान करने के पश्चात हम देखेंगे दोनों पक्ष योग लगाएंगे, जिधर का योग ज़्यादा रहेगा और जिधर का योग कम रहेगा उधर से हम माइनस करके उस पक्ष में, जिस पक्ष में योग कम है उस पक्ष में हम लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाता से या साझेदारों के पूंजी खाता को करके, ठीक है। और उसको लाभ प्राप्ति अनुपात में बांट देंगे, ठीक। समझ में आ गया होगा। ये लाभ है इसलिए इस पक्ष में लिखाया। अगर हानि होता, अगर इधर का योग ज़्यादा होता और इधर का योग कम होता तो इस पक्ष में साझेदारों के पूंजी खाते को करके लिख देते, ठीक। क्लियर हो गया होगा। अब साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी खाता में भी, हालांकि मैं खाता का प्रारूप को ठीक से नहीं खींचा हूँ, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रहता है दिनांक, रहता है विवरण, अब यहाँ पे पंजी पृष्ठ क्रमांक, फिर अनूप और सुमित, इस प्रकार से लिखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साझेदारों को जब पूंजी खाता बनाएंगे तो एक हमने बताया था कि संचय कोष को हमको लेना है, तो संचय कोष को हम बांटेंगे। पहला तो हम लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया करके लिख देंगे 60,000 60,000। ये कहाँ से आया, तो ये 60,000 जो है ये अनूप और सुमित की जो पूंजी है इसको हमने शेष लाया गया करके साझेदारों का पूंजी खाता जब बनाएंगे तो इस 60,000 को शेष लाया गया करके लिखेंगे, ये 60,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा संचय कोष खाता को। तो संचय कोष कहाँ पर दिया है, तो ये संचय कोष यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। तो इस 10,000 को हमको बांटना है अनूप और सुमित में। तो किस अनुपात में बांटेंगे, तो ये जो है अनूप और सुमित बराबर के साझेदार है, तो उनको जो भी संचय कोष रहेगा उसको भी हम बराबर के भाग में बांटेंगे। तो बराबर के भाग में बांटे तो कितना हो गया, 5-5 हज़ार हो गया। संचय कोष खाता को करके 5,000, यहाँ पर भी सुमित करके 5,000 रुपये। क्लियर हो गया। उसके बाद तो यहाँ पर क्या, संचय कोष को हमने 5-5 हज़ार करके दो भाग में बांट दिया। संचय कोष यहाँ पर है, संचय कोष को जो है साझेदारों के पूंजी खाते में बांटते हैं, और यहाँ पे जैसे लाभ हानि का अनुपात जैसा दिया रहेगा उसके अनुपात, मतलब साझेदार जिस अनुपात में अपने साझेदार बने हैं उसी अनुपात के हिसाब से जो है हम उसको बांटेंगे। तो यहाँ पे बराबर के साझेदार हैं, जैसे अभी 3:4 रहता तो उसके अनुपात में बांटते, लेकिन यहाँ पर बराबर के इसलिए हमने जो है इस संचय कोष को भी बराबर भागों में, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हम, संचय कोष खाता को करके 5,000 साझेदारों के पूंजी खाता, है ना। इसका पंजी पृष्ठ क्या होता है, तो संचय कोष खाता विकलन होता है साझेदारों के पूंजी खाता से, इनको संचय कोष को बांटने पर, ठीक। फिर ये वसूली खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से लाभ हुआ है, इसलिए वसूली खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। अब ये 3250 और 3250 कहाँ से आया, तो इस 3250 हमारा ये जो लाभ हमको मिला है, ये लाभ वसूली खाते से लाभ जो प्राप्त है उसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर हम क्या लिखेंगे, बैंक खाता से करके ये जो है 68,250 इसको बैंक खाता से करके हम क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक है। 6850 हमने किसको दे दिया, साझेदारों को दे दिया, ठीक। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं रोकड़ खाता या बैंक खाता। बैंक खाता बनाइए करके प्रश्न दिया है, आप या तो रोकड़ खाता या बैंक खाता दोनों में से कोई सा एक भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो एंट्री है या तो बैंक के नाम से करेंगे तो बैंक खाता बनेगा, या रोकड़ के नाम से करेंगे तो रोकड़ खाता बनेगा। अब इसमें क्या है, तो वसूली खाता को 25, अब वसूली खाता को कैसे आया, तो ये जो है हमने वसूली के माध्यम से क्या किया था, वसूली खाता के माध्यम से हमने जो है लेनदार को वसूली व्यय को और ऋण का भुगतान किया था। तो वसूली व्यय खाता विकलन, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से करते हैं, तो यहाँ पर वही क्या एंट्री हुआ है, रोकड़ खाता या बैंक खाता बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वसूली खाता विकलन जो है बैंक खाता से, तो वसूली खाता को करके लिख दिए, लेनदार वसूली और ऋण इन तीनों का भुगतान किए थे। यहाँ पर हमको समझने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे रोकड़ या बैंक करके लिख दिए, लेनदार व्यय और ये। अब हम वसूली खाता बनाते हैं, तो वसूली खाता के विपरीत पक्ष में पंजी पृष्ठ को आप याद रखेंगे, वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से या रोकड़ खाता से। अब इन तीनों का हमने पेमेंट किया था, तो जस्ट इसका उल्टा हम रोकड़ या बैंक खाता बनाएंगे, तो वसूली खाता को करके लिख दिए, यहाँ पर वसूली खाता को लेनदार व्यय और ऋण इतना हो गया। अब इसका योग लगाए तो कितना हो गया, 68,000। और इधर देखिए, इधर हम शेष लाया गया कितना, 11,000 रुपये। ये रोकड़, ये मतलब बैंक कहाँ से आया,
तो हस्ताक्षर रोकड़ प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए हस्ताक्षर रोकड़, रोकड़ कितना दिया 11,000, इसी को हमने शेष लाया करके लिखे उसको, हालांकि बैंक के नाम से आप जानिए, है ना, बैंक में रोकड़ है या हाथ में रोकड़, दोनों में से कोई एक सा है, ठीक। तो शेष लाया करके लिख दिया 11,000। अब क्या बोलते हैं, संपत्ति को बेचे तो हमको रोकड़ प्राप्त हुआ, तो हम क्या लिखे थे, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से। तो यहाँ पर हम रोकड़ या बैंक खाता बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, वसूली खाता से करके लिख दिया। जितने भी मतलब संपत्तियों से राशि प्राप्त है उसको लिख करके हमने यहाँ पर योग लगा दिया, ठीक है। तो इन दोनों को आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों का योग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इतना हो रहा है, कितना, 2,04,500, और इनका योग लगाए तो हो रहा है 68,000। तो अंतर की राशि, अब इनका इन दोनों को जोड़े तो 2,04,500, यहाँ पर इनको जोड़े तो 68,000, तो इधर का योग ज़्यादा है, तो इसी योग को हम यहाँ पर भी लिख दिए 2,04,500। चूँकि इधर का योग ज़्यादा है विकलन पक्ष का, समाकलन पक्ष का योग कम है, तो हम क्या कर देंगे, अब साझेदारों के पूंजी खाते से या अनूप के पूंजी खाता को और असुमित के पूंजी खाता को करके दोनों को जो है, जो भी अंतर की राशि आ रही है उसको बांट देंगे। तो 68,250 और 68,250, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, अंतर की राशि जो आई, इन दोनों को आप योग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अंतर की राशि कितनी आई है। 68,250, 68,250 को आप योग कर सकते हैं। तो इसकी इन दोनों को योग लगाएंगे तो आज राशि जो है वो है 1,36,500 रुपये, ठीक है। और ये 68,000 को जोड़ेंगे तो 2,04,500 रुपये हो रहा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से बनेगा। समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप क्वेश्चन को रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, संपत्तियों और दायित्वों को साझेदार द्वारा लेने पर, संपत्तियों और दायित्वों को साझेदार द्वारा लेने पर, ये कंडीशन अलग है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आशु और हरीश साझेदार है, वे अपना लाभ और हानि 3/2 में विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2006 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया गया। इस तिथि को फर्म का तुलना चिट्ठा इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए चिट्ठा दिया हुआ है, पूंजी आशु हरीश लेनदार बैंक अधिविकर्ष, इधर भवन मशीनरी फर्नीचर स्टॉक विनियोग देनदार हस्ताक्षर होकर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आशु ने भवन को 95,000 रुपये में और हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर को 80,000 रुपये में मूल्य पर लिया। आशु ने जो है भवन को 95,000 रुपये में खरीद लिया, समझिए, है ना, और हरीश और ने मशीनरी और फर्नीचर को 80,000 रुपये में ले लिया। आशु लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। आशु जो है लेनदार का भुगतान कर दिया और हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया। स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ हानि विभाजन अनुपात में ले लिया, ठीक है। दो देनदारों से 46,000 रुपये वसूल हुई। वसूली व्ययों की राशि 3,000 रुपये है। आवश्यक बही खाता तैयार करें। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार से बनेगा। देखिए वसूली खाता करके हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए विवरण राशि जितने भी संपत्तियाँ हैं उसको हमने जो है वसूली खाते में डाल दिया और जितने भी दायित्व हैं उसको वसूली खाते में डाल दिया। जैसे 14 नंबर का क्वेश्चन बना वैसा ही 15 नंबर में भी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भवन मशीनरी फर्नीचर स्टॉक विनियोग देनदार ये सबको डाल दिया हस्ताक्षर रोकड़ को बस छोड़ करके। तो यहाँ पर सबको हमने डाल दिया, 2,92,000 का हो रहा है। उसी प्रकार विविध दायित्व में बैंक अधिविकर्ष आएगा और ये आएगा लेनदार, ठीक है। इन दोनों को हमने डाल दिया है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन संपत्तियों में से कंडीशन अनुसार प्रश्नानुसार हम जो है आगे बनाते जाएंगे। तो संपत्तियों में से आशु जो है क्या किया है, प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आशु ने भवन को 95,000 रुपये में और हरीश ने मशीनरी और
फर्नीचर को 80,000 रुपये के मूल्य में पर लिया। तो हम जो है पंजी प्रविष्टि जो होता है वो होता है आंसू का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से, क्योंकि हमने उसको जो है वसूली खाते में जो डाला था भवन को, उसको हमने किसको दे दिया, आंसू को दे दिया, इसलिए आंसू का पूंजी खाता विकलन भवन का मतलब वसूली खाता से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भवन को आंसू को दिया है, मतलब 95,000 में आंसू ने लिया है तो 95,000 हो गया। अब स्टॉक और विनियोग कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखिए उसके पश्चात भी लिखा है कि स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया। तो दोनों साझेदार क्या किया, लाभ विभाजन अनुपात में स्टॉक और विनियोग को लिए। स्टॉक 20,000 का है और विनियोग कितना का है, 60,000 का। तो स्टॉक और विनियोग को लाभ विभाजन अनुपात में लिए बोल रहे हैं। तो लाभ विभाजन अनुपात क्या है, तो ये देखिए वे अपना लाभ और हानि का जो विभाजन है वो 3:2 के में विभाजित करते हैं। इसी अनुपात में 3:2 में जो है हम 20,000 का और 60,000 का अलग अलग निकाल करके डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भवन का तो हो गया 95, स्टॉक का 12,000 और विनियोग का 36,000। ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, लाभ हानि का जो अनुपात है वो 3:2 है। स्टॉक की जो राशि है वो 20,000 में से आंसू का हिस्सा तो 20,000 गुणित 3/5 कर दिए। क्यों, क्योंकि अनुपात जो था 3:2 है, तो 3/5 तो 5 एकम 5 चौक मतलब 4,000 गुणित 3 करेंगे तो 12,000 आ गया। उसी प्रकार हरीश का निकालेंगे, हरीश का भी तो 20,000 गुणित 2/5 मतलब कितना आ गया, 20,000 गुणित 2/5 तो 5 चौक 4,000 गुणित 2 तो 4,000 दूने 8,000, तो ये 8,000 आ गया और इसका कितना आ गया, 12,000 आ गया। आंसू का हिस्सा 12,000, हरीश का हिस्सा 8,000। तो हमने ये आंसू के हिस्से में लिखिए 12,000 लिख दिया, हरीश के हिस्से में स्टॉक का 8,000 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद विनियोग का भी उसी प्रकार होगा। विनियोग की राशि 60,000 है, 60,000 में से आंसू का हिस्सा निकालेंगे तो इसी अनुपात में निकालेंगे 3:2 में, तो 60,000 गुणित 3/5। ये 5 नीचे कैसे आया, तो 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कुल हिस्सा कितना है, 5 भाग में से 3 भाग कौन पा रहा है, जो है आंसू पा रहा है, और 2 भाग पा रहा है कौन, जो है हरीश पा रहा है। तो 3 भाग पहले निकाल लेते हैं, तो 60,000 गुणित मतलब इस 60,000 को 5 हिस्सा करना है, 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा कौन लेगा, आंसू लेगा। तो 60,000 गुणित 3/5 तो 5 एकम 5 12 12,000 आ गया, 12,000 गुणित 3 करें 12 दूनी 24 12 36,000। उसी प्रकार हरीश का हिस्सा भी निकाल लिए, 12,000 गुणित 2 12 दूने 24,000 यहाँ पर। ठीक, अब इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 24,000 और यहाँ पर लिख दिया 36,000। क्लियर हो गया। और मशीन एवं फर्नीचर, तो मशीन एवं फर्नीचर को प्रश्नानुसार बोला ही है कि मशीन और फर्नीचर को जो है, ये देखिए मशीन और फर्नीचर को 80,000 रुपये में मूल्य पर लिया। कौन लिया, हरीश। तो हमने यहाँ पे मशीन फर्नीचर को 80,000 करके हरीश को ही दे दिया है। तो ये टोटल तीनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 1,12,000 रुपये हो गया। क्लियर हो गया होगा, है ना। ये तो आंसू ने क्या क्या लिया और हरीश ने क्या क्या लिया, इन दोनों को लिख दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसू के पूंजी खाता से लेन, आंसू ने एक और चीज बोला था कि आंसू लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। आंसू जो है लेनदारों का भुगतान करेगा और हरीश जो है बैंक अधिविकर्ता का भुगतान किया। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसू के पूंजी खाता से लेनदार को भुगतान किया। तो अब जब मतलब रोकड़ से करते हैं या बैंक से करते हैं तो हम रोकड़ खाता से करके लिखते हैं, लेकिन आंसू के पूंजी खाता से करके हम 88,000 लिख दें, क्योंकि आंसू ने भुगतान किया इसलिए। हरीश ने भुगतान किया अधिविकर्ता का, तो हरीश के पूंजी खाता से लिख दिए 50,000। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बैंक अधिविकर्ता, मैं छोड़ दिया हूँ, भूल गया हूँ, बैंक अधिविकर्ता करके लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लिखे। अब इधर का तो पूरा काम हो गया है। अच्छा, रोकड़ खाता को देनदार से हमको प्राप्त हुई राशि 46,000, यहाँ पे लिखा है देनदार से वसूली 46,000, तो हम लिख दिए रोकड़ खाता को करके 46,000 रुपये। ठीक, अब इनको इधर का योग लगाएंगे और इधर का योग लगाएंगे। ठीक है, इतने का तो हमारा जो इस पक्ष का योग है 4,39,000 हो रहा है, जबकि इधर 6,000 रुपये कम हो रहा है। तो हम इधर लाभ करके, क्योंकि इधर का जब समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होता है विकलन पक्ष का योग कम होता है, तो अब इधर के शेष को समाकलन पक्ष के शेष को विकलन पक्ष में लाते हैं तो लाभ होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाभ साझेदारों के पूंजी खाता से करके आंसू और हरीश को इस 6,000 को बांटेंगे। तो 6,000 को कैसे बांटेंगे, तो वही लाभ हानि अनुपात में, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ 3:2, तो उसी अनुपात में जो है हम इसको बांट देंगे। यहाँ पर जैसे 6,000 गुणित 3/5 तो 12,000, 1200 गुणित 3 12 36, है ना।
तो 3600, और यहाँ पर भी वैसे हो गया तो 2400 आ गया, है ना, 12 दूने 2400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर बांट दिया है 3600 और 2400, ये हो गया 6000। तो इस प्रकार से जो है ये वसूली खाता तैयार होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका पंजी प्रविष्टि आप देख लीजिए, पंजी प्रविष्टि में पूरा विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से संपत्ति, जैसे यहाँ पर देखिए संपत्तियों की वसूली के बाद एक और बता देता हूँ आपको, दायित्व का हस्तांतरण संपत्तियों की वसूली साझेदार द्वारा लेने पर ये है। देखिए संपत्ति को साझेदार द्वारा लेने पर साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से, ठीक, दायित्व को लेने पर उसी प्रकार से होगा वसूली खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाते से। और इसी की पंजी प्रविष्टि हमने यहाँ पर किया है, ये देखिए हरीश के पूंजी खाता को वसूली खाता, ठीक है, साझेदार का पूंजी खाता वसूली खाता से संपत्ति लेने पर, ठीक, दायित्व लेने पर क्या होता है वसूली खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाता से, तो ये दायित्व लिया है इसलिए यहाँ पर पंजी प्रविष्टि हो गया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है वसूली खाता तैयार करना है। अब बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता में सबसे पहले पूंजी को ले आएंगे जो प्रश्न में दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 1,08,5400, तो हमने शेष लाया गया करके यहाँ पे लिख दिया है 1,08,5400। वसूली खाता को करके हमने लिखा 88,000 और 50,000। ये किसका है तो लेनदार का और बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया है, साझेदारों ने किया है, तो इसलिए लेनदार और बैंक ओवरड्राफ्ट 88,000 आंसू ने और हरीश ने 50,000, तो इन दोनों को लिख दिए। फिर उसके बाद इधर देखिए हमने क्या लिया, वसूली खाता से संपत्ति लेने पर, संपत्ति लिया कितना का 1,43,000, 1,12,000 रुपये का, ठीक है, संपत्ति लेने पर 1,43,000 रुपये। यहाँ पर देखिए इन तीनों को लिया है, भवन, स्टॉक और विनियोग को, तो 1,43,000 इसका और 1,12,000 इसका, ये संपत्ति को लिया है, इसलिए हमने लिख दिया वसूली खाता से संपत्ति लेने पर 1,43,000 और 1,12,000। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वसूली खाता को लाभ जो हुआ, लाभ ऊपर में लिखा हुआ है लाभ 3600 2400, इसको हम इधर लिख देंगे। तो हम क्या लिख दिए, वसूली खाता को करके लिख दिया 3600 और 2400, लाभ को बांटे उसका। और अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ों को लिख दिए, इतना ही लिखाएगा। अब हमको जोड़ना है इधर के पक्ष को और इधर के पक्ष को। तो हमारा जो है इस पक्ष में 54,000, 50,000 और 2400 हो रहा है, जबकि इधर 1,12,000, तो यहाँ पर 5600 रुपये कम हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हरीश के जो योग, हरीश के कॉलम का योग लगाया तो 1,12,000 इधर, लेकिन इधर कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर इधर के जितना योग है उसमें से इधर जितने इनको जोड़ने पर जो हुआ राशि उसको माइनस कर दिए, तो अंतर की जो राशि आया 5600, उसको यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाता को। क्या लिख देंगे, रोकड़ खाता को। अधिक क्या आएगा, इधर का बैलेंस इधर आएगा, तो रोकड़ खाता को करके लिख दिए राशि का भुगतान साझेदार द्वारा राशि लाई गई, मतलब इतनी राशि जो है साझेदार हरीश जो है अपना ले करके आएगा, ठीक है, फर्म के लिए ले करके 5600 रुपये आएगा, ठीक है। समायोजन करते हैं, बैलेंस फिगरिंग करते हैं ना, बैलेंसिंग फिगर होता है, तो उसके लिए इधर आया। अब इस पक्ष का योग लगाए और इस पक्ष का योग में 1,43,000 है, जबकि इस पक्ष का योग लगाए तो 56,600 रुपया इधर से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 1,99,600 हो रहा है, जबकि इधर का योग 1,43,000 है। तो क्या होगा, अब इसको भी बैलेंस को हमको बैलेंसिंग फिगर करना है, मतलब इधर का योग जितना उतना इधर का भी योग लगाना है। तो हम यहाँ पर रोकड़ खाता से करके अंतिम भुगतान के रूप में यहाँ पर लिख देंगे 56,600, मतलब साझेदार को इतनी राशि का भुगतान जो है फर्म के द्वारा किया गया, ठीक है, 56,600 रुपये का, क्योंकि उसका जो है अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए 1,99,600, जबकि इधर 1,43,000, मतलब अंतर की राशि कितना है 56,600। तो रोकड़ खाता से करके लिख दिया अंतिम भुगतान करके 56,600 रुपये, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे शेष लाया गया करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का है। इस पक्ष का योग कम था तो मतलब इस पक्ष का योग ज़्यादा था, इधर का योग कम था, तो इधर आया उसका बैलेंस, उसको हमने लिख दिया रोकड़ खाता को करके। उसी प्रकार इस पक्ष का योग ज़्यादा था, इस पक्ष का योग कम था, तो उसका बैलेंस जो है इधर आया, तो हमने इसको भी लिख दिया रोकड़ खाता से करके, इधर रोकड़ खाता को, इधर रोकड़ खाता से, और अंतिम भुगतान करके बैलेंस को फिर मतलब मेंटेन करना है, इसलिए ऐसा किया जाता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये जैसे हमने यहाँ पर बताया है, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि बैलेंसिंग फिगर लिखा है,
मतलब यहाँ पर रोकड़ या बैंक खाता को साझेदार द्वारा राशि लाई गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सबको योग करके देखे और जिधर का योग कम होता है तो उसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम लिख देते हैं रोकड़ या बैंक खाता को करके। और इधर अगर आता है मतलब उस समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होता है, विकलन पक्ष का योग कम होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रोकड़ या बैंक खाता से करके लिख देते हैं, अंतिम भुगतान करके बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिखा जाता है। ये है क्या साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ आएगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा है, आपके बुक में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको जो है बनाना है। क्लियर? साझेदारों का पूंजी खाता बन गया। अब रोकड़ खाता जब बनाएंगे तो रोकड़ खाता में हमको देखना है कि किसका किसका भुगतान किए। तो एक तो वसूली व्यय का भुगतान करेंगे, एक तो मतलब एक तो प्राप्त होता है राशि, एक तो भुगतान करते हैं। तो भुगतान में हमने केवल वसूली व्यय का किया, कितना 1000 रुपये, 3000 वसूली खाता को करके ब्याज 3000 रुपया था, उसको भुगतान किया। और एक है ये 56 है, रोकड़ खाता से करके 56,600 आंसू को भुगतान किया। तो आंसू के पूंजी खाता को करके यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 56,000 है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, 56 कर लीजिए, इसको सुधार लीजिए, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से। ये हो जाएगा 56,600, ठीक है, 56,600। और ये वसूली खाता को करके 3000, ये वसूली का व्यय का भुगतान किया इसका, और आंसू के पूंजी खाता से करके, ठीक। रोकड़ खाता मतलब क्या होता है, रोकड़ वसूली खाता निकला रोकड़ खाता से, क्योंकि वसूली का जो व्यय है वसूली व्यय उसको भुगतान किया रोकड़ खाता से करके कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख दिए शेष लाया गया। शेष लाया गया 8000, ये कहाँ से आया, तो ये जो है हमारे पास हस्ताक्षर करके लिखा होगा, देखिए प्रश्न में, यहाँ पर प्रश्न में दिया लिखा हुआ है, ये देखिए हस्ताक्षर रोकड़ 8000, इसी को हमने जो है लाया है, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर लाया, शेष लाया करके 8000 रुपये हस्ताक्षर रोकड़ को, है ना। उसके बाद वसूली खाता से करके मतलब देनदार से जो राशि प्राप्त हुई, तो रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से, तो यहाँ पर 46,000 आ गया। देनदार से मिला कितना, 46,000, प्रश्न में दिया हुआ है ना, 46,000 हमको देनदार से मिला ये, ठीक। और उसके बाद हरीश के पूंजी खाता से, हरीश के पूंजी खाता से 5600, मतलब रोकड़ खाता विकलन हरीश के पूंजी खाता से हरीश ने लाया कितना, 5600 रुपया लाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5600 रुपये ये हो रहा है, इस 5600 रुपये का हरीश ले करके आएगा, इसलिए यहाँ पर 5600 रुपया यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यह क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। क्लियर हो गया होगा। 14 और 15 को इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 16-17 को कंप्लीट करेंगे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन जितना हो सके। वीडियो लंबा होता है तो भी समस्या होती है अपलोड करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक जो है मेरे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लेके आता हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से कम होता है, इसलिए आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। आप भी किसी न किसी को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।